नाज़रीन, सबसे पहले बलोचिस्तान से इख्तलाफी आवाज उठी। पीटीआई ने सूबाई पार्टी के एतराज़ात को तस्लीम किया, अब्दुल कादिर से टिकट वापस लिया। अभी बलोचिस्तान का मामला थमा नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा से भी एक पार्टी उम्मीदवार की नामंजूरी का नारा लगाया गया। यही सिंध के MPAs ने भी गवर्नर सिंध के सामने पार्टी उम्मीदवारों पर एतराज़ात के ढेर लगा दिए। बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके किसी की बात मानकर और किसी से बात मनवा कर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को दबा दिया गया, लेकिन ये ठहराव आर्जी साबित हुआ। इतना आर्जी कि एक हफ्ते भी नहीं गुजर सका और इख्तलाफात का तूफान पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ पीटीआई को अपनी लपेट में लेता नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ और आज बलोचिस्तान के पीटीआई के सूबाई सदर जिस तरह सामने आए हैं, इससे लगता है कि 3 मार्च का सेनेट इलेक्शन पीटीआई के लिए बिल्कुल भी तरन वाला ना होगा। बलोचिस्तान के वजीर तालीम, वजीर आजम के मावन खुसूसी और पीटीआई के सूबाई सदर यार मोहम्मद रिंद ने पार्टी फैसलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर हूँ, लेकिन किसी मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। काबीना का हिस्सा होने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात के लिए 5 मिनट तक भी नहीं देते। इनका कहना था कि सेनेट इलेक्शन में बलोचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है। पार्लिमानी बोर्ड में सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं है। मीडिया में 70 करोड़ की बातें हो रही हैं। बताया जाए कि ये पैसे किसने किसके लिए हैं। इमरान खान के अपने बंदे अब्दुल कादिर को सर पर बिठा रखा है। सेनेट इलेक्शन के असरात पूरे मुल्क पर पड़ेंगे। आगे क्या होने वाला है, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ही नहीं बल्कि यार मोहम्मद रिंद ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की पीटीआई में असर और रसूख पर सवाल उठाते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कौन होता है फैसले करने वाला और इसकी हैसियत क्या है। सादिक संजरानी का पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक है। सादिक संजरानी के किरदार को बलोचिस्तान में सख्त नापसंदीदगी से देखा जा रहा है। इख्तलाफात का मामला बलोचिस्तान तक ही रखता है या आगे बढ़ता है, बल्कि पीटीआई का कला समझे जाने वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा पर भी इमरान खान की गिरफ्त कमजोर पड़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में सूबे से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने अरकान को पार्टी से बेवफाई करने के संगीन नताइज से खबरदार भी किया था। सूबाई अरकान असम्बली के साथ मुलाकात में अरकान को वफादारी बदलने से खबरदार करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि लालच को ठुकरा कर अपने नजरिए को वोट दें। ऐसी गलती मत करें जिससे आप मुंह दिखाने के काबिल न रहे। सेनेट इलेक्शन में तमाम MPAs की सख्त निगरानी की जाएगी। MPAs को पैनल दिए जाएंगे जिसके मुताबिक वोट डालना होगा। जमीर का सौदा करने वाले रुसवा हो जाएंगे। वज़ीर आज़म अपने अरकान को तंबीह तो कर रहे हैं नाज़रीन, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 20 अरकान असम्बली वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के 14 MNAs और MPAs शामिल थे। इस मौका पर इतनी बड़ी तादाद का वज़ीर आज़म के इजलास से गायब होना कई सवालात पैदा कर रहा है। गैर हाजिर अरकान में 2 ऐसे MPAs भी थे जिन्हें हाल ही में वजारत से फारिग किया गया। वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाले सुल्तान मोहम्मद से कानून की वजारत वापस ले ली गई थी और नौशहरा इलेक्शन में शिकस्त के मुबैना तौर पर मरकजी किरदार लियाकत खटक से आबपाशी की वजारत वापस ली जा चुकी है। सेनेट में पार्टी उम्मीदवार को वोट देने के हवाले से लियाकत खटक तो कह भी चुके हैं कि जमहूरियत ने पार्टी से इख्तलाफ किया जा सकता है। आइन में ये है कि इख्तलाफ पार्टी से ना किया जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन जमहूरियत में ये है कि पार्टी के साथ इख्तलाफ किया जा सकता है। मुझे इमरान खान टाइम दे, मैं उनको बताऊँगा कि क्या मसाइल है। BBC के मुताबिक पेशावर में वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्टी के रीजनल सदर फजल मोहम्मद खान ने शिकवा भी किया था कि सेनेट उम्मीदवारों को टिकट जारी करने में इन्हें एतमाद में लिया जाना चाहिए था। सिंध में भी इससे मिलती जुलती सूरत हाल है। पीटीआई सिंध की जानिब से अभी तक सेनेट की टिकट की तकसीम पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। पीटीआई सिंध के सीनियर रहनुमा और साबिक सिंध ने अपनी पार्टी पर इल्जाम लगाया है कि सैफुल्लाह अबड़ू को 35 करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया है। पीटीआई में 3-4 लोगों ने अपने मनपसंद अफराद को सेनेट की टिकट दी है। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया तो किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई। लियाकत जतोई के इस इल्जाम के बाद पीटीआई के अंदर से ही इन पर जवाबी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि जतोई साहब खुद नैबज़दा हैं और
झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। सैफुल्लाह अबड़ू लियाकत जतोई पर हतक इज्जत का केस करेंगे। अब लियाकत जतोई अपने दावे का सबूत दें, सबूत न दे सके तो पार्टी सख्त एक्शन लेगी। अगर पंजाब की बात करें तो सबसे बड़े सूबे में पार्टी का सबसे बड़ा नाराज गिरोह सामने आ चुका है। गुज़िश्ता दिनों पंजाब के एक MP खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और परेशानी की बात उनका दावा था कि उनके साथ मजीद 5 MPs भी पार्टी छोड़ देंगे। इस मौका पर PTI ऐसे किसी भी आजमाइश का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर खुर्रम लगारी से खुद मुलाकात की और इन्हें मनाया। आप कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब करप्शन कर रहे हैं। ये तो 2 करोड़ रुपए की एक रोड बने, वो पुल बन रही है DG खान में, डाट वाली पुल, सुना हुआ होगा आपने नाम से, DG खान में। उस हाँ, सुना हुआ जी 2 अरब रुपए की वो पुल है जो 2 करोड़ रुपए की, अब ये करप्शन किधर जा रही है। 182-80 MPs है PTI के, उनको 10 अरब रुपया दिया जाता है टोटल को। 182 MPs को 10 अरब और एक हल्के में लग रहा है 77 अरब। भाई ये करप्शन नहीं है तो क्या है। पंजाब में दरारों की खबरें सिर्फ खुर्रम लगारी तक ही महदूद नहीं बल्कि असल नाराज अराकीन की तादाद कहीं ज्यादा है। जनवरी में खबरें आई थी कि 20 अराकीन पंजाब असम्बली एक प्रेशर ग्रुप तश्कील दे चुके हैं। इन्हें वज़ीर आला पंजाब से शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक नाराज रुकन ख्वाजा दाऊद सुलेमानी धमकी दे चुके हैं कि तमाम नाराज अराकीन पंजाब असम्बली की नशिस्तों से मुसाफ़ी हो जाएंगे। हमारा 15 से 20 आदमी का एक ग्रुप है। ये हमारा वो ग्रुप है जो तकरीबन 1 साल से काम कर रहा है। इमरान खान हमारा हमें टाइम दे, हमारी बातें सुने, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पे कमेटी बना दे, कमेटी आके चेक कर ले कि पंजाब में हो क्या रहा है। करप्शन उरूज पे, लॉ एंड ऑर्डर उरूज पे, एहतजाजन वोट देने नहीं जाएंगे। सेनेट से पहले तमाम ग्रुप का जो फैसला हुआ उस पर कायम होके इस्तीफे दे दें। सेनेट का इलेक्शन PTI के लिए इम्तिहान बन चुका है। पार्टी के अंदर नाराजियां बढ़ती जा रही हैं। एक को मनाया जाता है तो दूसरा नाराज हो जाता है। अगर इन मसाइल पर काबू ना पाया गया तो सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है, इसकी अददी अक्सरियत मुतासिर हो सकती है। इस हवाले से PTI क्या सोच रही है बात करेंगे। हमारे मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। भट्टी साहब ये PTI का जो अब यूं कह लें कि उनकी जो नेग्लिजेंस है पिछले 2-2.5 साल से कि सब कुछ ठीक है, हमारी बैक पे एस्टैब्लिशमेंट है, हमें कोई हो नहीं सकता, निगलेक्ट किया गया, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते गए, लोग नाराज होते गए। अब सेनेट इलेक्शन एक मौका होता है कि जहां पे अपना पलड़ा भारी रख के अपना वजन करवाते हैं, फिर बताते हैं कि जनाब हम कितने वजनदार हैं। आपको लगता है सेनेट इलेक्शन अब PTI के लिए लोहे का चना साबित हो सकते हैं? भाईजान, जितनी आपने ये इंट्रो दिया है, इसके बाद मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है इस पे गुफ्तगू करते हुए कि ये अपनी जमहूरियत पे, अपने निज़ाम, इस फरसूदा, बदबूदार और नाकारा और बोसीदा निज़ाम पर ये कैसे लोग हैं कि जो जिनको 2.5 साल अगर निगलेक्ट किया गया है तो अब उन्होंने कहा कि साढ़े वोट की ज़रूरत पै गई है, हुण आ जाओ मैदान में। ये है आपका ऐवान बाला, ये है वहाँ जहाँ आपके बड़ों ने बैठकर आपकी किस्मतें संवारनी हैं, आपके बारे में फ़ैसले करने हैं। 48 साल सेनेट में ज़वाल ही ज़वाल आपको नज़र आ रहा है। ये आपका निज़ाम है जिसमें इलेक्शन होते हैं तो धुंध में अंधाधुंध इलेक्शन होते हैं, और अगर सेनेट में कोई सेनेट का इलेक्शन आ जाए तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बलूचिस्तान में यार मोहम्मद रिंद साहब की सारी बातें ठीक हैं, मुशावरत नहीं होती, मुलाकात नहीं करते, वज़ीर आज़म साहब बेख्तियार वज़ीर थे, बेख्तियार सूबाई सदर थे, जाम साहब ने फार ग्रांटर लिया, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि मैं अपने बेटे के लिए सेनेट का टिकट लेने के लिए कोशिश कर रहा था या कर रहा हूँ, या जो सामने आया है, ये जो सुनी गई है बात। जाम साहब ने क्या तीर मारे हैं 2.5 साल में, ये आपने नहीं देखे। महमूद खान साहब ने क्या किया ये आपने नहीं देखे। नौशहरा हार चुके हैं अपना घर, जहां KPK के परवेज़ खटक साहब कहते थे मैं तीले को खड़ा करूं तो वो जीत जाए, और कहा करते थे मैं चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन में गिरा दूं। 5-6 उनके अपने फैमिली मेंबर के अलहदा थे, और ये छठा मेरे ख्याल से वो टिकट मांग रहे थे, उनके भतीजे, नहीं मिला तो वो हार गए। उस्मान बुज़दार साहब आप बैठे हुए वो बता रहे थे खुर्रम लगारी साहब को भी वक्त ये आ गया कि वज़ीर आज़म साहब को खुर्रम लगारी साहब को भी मिलना पड़ा और उस्मान बुज़दार साहब के साथ वाक़ई कराना पड़ी, और वो बता रहे थे कि 10 अरब 180 MPA को और 77 अरब एक। ये है आपकी जमहूरियत, ये है आपके जमहूरे, और ये है आपका सेनेट, और ये है आपके कौमी असम्बली, और ये आपकी बोलियाँ। इसमें शर्म से डूब मरने का मकाम है। यानी हम मरते हैं, इलेक्शन हो तो हम मरते हैं, हम कत्ल होते हैं, सेनेट में हो तो साड़ी कोई गल नहीं।
अपनी कीमतें, अपने बातें। अब इमरान खान साहब को पता चल गया हो ना 90 दिन में निज़ाम सही कर दूंगा, 300 दिन में सारे करप्टों को अंदर कर दूंगा, तब्दील कर दूंगा, पुलिस पटवार, नया सूबा, नौकरियां, बड़े घर गिरा दूँ। अब पता चला है, अब पता चला है क्या भाव दाल बिक रही है, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और क्या होगा एक एक बंदे के साथ। अब जहांगीर तरीन साहब की फिर ज़रूरत पड़ गई है। वही जहांगीर तरीन साहब जिसके बारे में कल इमरान खान साहब कहते थे मुझे दुख हुआ है कि मैंने जहांगीर तरीन साहब के कारनामे पढ़े या उनका नाम पढ़ा, जो उनके एग्रीकल्चर के चेयरमैन थे, हेड थे, फिर हटा दिया, फिर निकाल दिया, फिर FIR, फिर वो जो सब्सिडी के झगड़े, फिर वो अरबों की करप्शन, फिर वो शुगर माफिया, फिर वही जहाज़, वही हफीज़ शेख जिनको वो लाए थे असद उमर को हटाकर, उनको उनकी दोस्ती याद आ गई। इमरान खान साहब ने भी ऐसा जान के मीट लई अख वे साढ़े वाल तक सजना, और वो भी अख मीट गए। और वो जो सारा निज़ाम ऐसे ही है, बिलीव मी। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, कमाल है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ कौन खड़े हैं? शाहिद खाकान अब्बासी। साथ कौन खड़े हैं? राजा परवेज़ अशरफ। साथ कौन खड़े हैं? नवाज शरीफ साहब। साथ कौन खड़े हैं? जरदारी साहब। यानी कई वज़ीर आज़म और कई सदर। ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब कहा करते थे ओए तुम रियासत के वफ़ादार हो कि जरदारी साहब के वफ़ादार हो। ओए ये हमें कहानियाँ सुनाते थे कि ये बंदा वो है जो तुर्क खातून अव्वल का सलाब जदगान के लिए दिया गया हार लेके घर चला गया। ये वो है, कहानियाँ सुनाया करते थे कि इन पे एफिडेरिन का केस का इल्ज़ाम है या वो है। कहानियाँ सुनाया करते इन पे इल्ज़ाम है कि ट्रैक्टर किसान को मुबैना तौर पर देने पर उस पर भी रिश्वत होती है और फलाना होता है। और वो आपने सगार भी देखा होगा, वो काओ बॉय हैट भी देखा होगा, वो जो वाजिद शमसुल हसन साहब वो डब्बे ले जाते हुए, और वो एक जियो के कैमरामैन ने वो जो सारे पकड़े और वो जो सारा वो भी देखा होगा। ये कहाँ की सियासत है? ये कहाँ के लोग हैं? ये कहाँ आ गए हम? ये किस चक्कर में पड़ गए हम? यानी हम क्या करें? सेनेट में हम क्या करें? कौमी असम्बली में हम करें क्या करें? सूबाई असम्बली में हम क्या करें? आप बताएं, आप आज क्या करें? यानी आज यही खुशी, यानी ये छोड़ लेकिन अब होगा क्या ये तो बताएं सर। PTI के लिए ये जैसे भी हैं अच्छे बुरे इन्होंने शामिल किए ना सर, इन्होंने भी तो अपनी पार्टी में ऐसे शामिल किए जैसे कुछ जुम्मा बाजार होता है ना सर। इन्होंने भी नहीं देखा किसका क्या माजी है, धड़ाधड़ शामिल करते गए। अब आ गई मुश्किल, अब मुश्किल में वो कश्ती को छोड़ के भागना चाह रहे हैं। होगा क्या आप सेनेट इलेक्शन में PTI के साथ? पहली बात तो यह कि इस गलतफहमी को दूर कर लें कि सिर्फ PTI नहीं। PTI हमें इसलिए लगती है कि उसने इखलाकी मयार ऊपर रखा था। यूरोप का निज़ाम, अमेरिका बरतानिया का निज़ाम, फलाई रियासत, मदीना की रियासत, वो निज़ाम ज़रा ऊपर, इखलाकियात ऊपर, तब्दीली बदल दूंगा। ये इस वजह से इमरान खान साहब से हमें तवक्कुआत थी इस वजह। वरना किसने? नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था? नोटों की मैं दुकान बंद कर दूंगा, और फिर क्या कर दिया? सारे ही ले ले। अमीर मुशर्रफ साहब के पिस्तौल बदल भाई अमीर मुकाम भी उनमें शामिल हो गए, जायद अहमद भी, दानियाल अजीज़ भी। उसके बाद पीपल्स पार्टी, उससे पहले बाकी सारे सब ऐसे। होगा क्या? होगा ये कि सब अपने रेट लगेंगे, काम करेंगे, हल्के होंगे सारे। एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज इस मुल्क में अनहोनी तो ये भी हो गई कि 39 वाले हार गए, जीत गए, और 63 वाले हार गए। तरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत जरदारी साहब ने कहा मैंने फूंक से बदल दी। जरदारी साहब की 6-7 MPA थे, वहाँ से सेनेट का वो उनका उम्मीदवार बन गया। अनहोनी कुछ भी हो सकती है, लेकिन सब हुकूमत पता है इमरान खान साहब को। अब ये पता चल रहा है कि 2.5 साल गुजर गए, हमने वापस जाना है। जो करोड़ों रुपए लगाए हैं उसका क्या करें? सारे अपने अपने डिमांड्स दे रहे हैं, सारे अपने अपनी कीमतें दे रहे हैं, और कीमतें लगेंगी, डिमांड्स हो जाएंगी। जो करीब आ रहा है, बहुत सारी कहानियाँ सुनी जा रही हैं। हम तो 2018 की आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना, जो इधर वो कह रहे हैं अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नोटों के ब्रीफ केस लिए इधर दुनिया फिर रही है इस्लामाबाद में, और हुंडी के जरिए, और पता नहीं दुबई में क्या माल पानी जा रहा है। तो वो सारी कहानियां लग रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई अनहोनी हो जाएगी या PTI कोई हार जाएगी या कुछ कर जाएगी। सारे कई कमेटियां लगी हुई हैं, कई बैकडोर सारे कर रहे हैं। हो सकता है वो मैनेज कर जाएं। अलबत्ता
ये जो गिलानी साहब और हफीज़ शेख वाला, ये इमरान खान साहब के लिए टेस्टिंग तरीके एतमाद वोट लेने के बराबर है कि ये हो जाए। अगर ये, मैंने पहले भी कहा है कि अगर ये खुद गिलानी साहब जीत जाते हैं और हफीज़ शेख हार जाते हैं, वो जीतना भी खैर जमहूरियत के लिए कि वोट ही नहीं है उतने, तो फिर भी जीत, अगर चलो मान लिया जीत जाते हैं खुफिया बैलेट के ज़रिए, तो ये इमरान खान साहब के पास फिर 3 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 वोट एतमाद का वोट लें, नंबर 2 रिज़ाइन करें, नंबर 3 असम्बलियाँ तोड़ें, क्योंकि ये तो ऐसे ही है जैसे बजट फेल होना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गिलानी साहब जीतेंगे, हफीज़ शेख जीतेंगे, और बाकी छोटी मोटी नाराज़गियाँ जैसे वो होती हैं, नौशहरा हारे जैसे होता है, ये आई ओपनर है इनके लिए भी, और बाकियों के लिए भी आई ओपनर है। यानी मैं फिर वो ताज़ियत करता हूँ जो 2 डस्का में मरे, और हमने ही मरना है हर जगह और करना है। और सेंट्रल पंजाब में आपको मुस्लिम लीग नून की लीड 4000 रह गई 30,000 से। मौलाना फजल रहमान अपनी करम में सीट हार गए। सार इलेक्शन कमीशन के प्रेसिडिंग अफसर गायब हो गए। इंतजामिया और पुलिस पता नहीं कहाँ थी। सबके लिए आई ओपनर है। अभी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, पूरे इलेक्शन होने हैं। क्या बनेगा ये सारों ने सोचना है। बिल्कुल ठीक। अरशाद भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाजरीन ये थे अरशाद। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। NA 75 में ज़िमनी इलेक्शन की कहानी कुछ सुलझती और कुछ मजीद उलझती हुई नजर आ रही है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश कर दी है और रिपोर्ट इन खदशात की तस्दीक कर रही है कि पोलिंग का अमला गायब हुआ नहीं था, गायब किया गया था, और ऐसा करने के बाद नताइज में छेड़छाड़ भी की गई है। गायब होने के बाद बरामद होने वाले पोलिंग अमले के बयानात में इत्तफाकन या फिर बहुत ज्यादा इत्तफाक पाया जाता है। जिन पोलिंग स्टेशंस के अमला गायब हुआ वहां लीगी उम्मीदवार के वोट 5000 से कम होकर 3500 हुए और तहरीक इंसाफ के वोट 6700 से बढ़कर 12763 हो गए। टर्नआउट भी 45% से बढ़कर 75% हो गया। रिटर्निंग अफसर ने इस बदनज़मी की तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग अमला गायब होने के केस की समाअत की। हल्के के RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में ताखीर हुई तो मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि इन 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज को हतमी नताइज में शामिल न किया जाए। नून लीग की उम्मीदवार से कहा गया कि इन 23 पोलिंग स्टेशन से आपके पोलिंग एजेंट्स ने जो फॉर्म 45 भिजवाए हैं वो फॉर्म फराहम कर दिए जाएं। फॉर्म 45 किसी भी पोलिंग स्टेशन में डाले गए वोटों की गिनती का सरकारी ऐलान होता है और इस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन लड़ने वाली जमातों के पोलिंग एजेंट्स दस्तखत करते हैं। नून लीग की उम्मीदवार ने 18 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जमा कराए। जो फॉर्म नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने फराहम किए और जो फॉर्म प्रिजाइडिंग अफसरान ने दिए, इनमें वोटों की तादाद और टर्न आउट में फर्क पाया गया। यह भी मालूम हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से फराहम किए गए फॉर्म 45 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असजद मलही के अलावा तमाम उम्मीदवारों के वोट कम हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के लिए 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग अफसरान को दोपहर 1 बजे डस्का के डिविजनल पब्लिक स्कूल बुलाया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अफसरान दोपहर 4 बजे तक इनका इंतजार करते रहे। 4 बजे के बाद वो अफसरान एक एक करके आना शुरू हुए। रिपोर्ट बता रही है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को बुलाया गया था लेकिन सिर्फ 13 अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हुए। इनमें से 8 का बयान रिकॉर्ड किया जा सका और रिपोर्ट बता रही है कि सबके बयान एक जैसे थे। सबने कहा रात 10 बजे से 10:30 तक वोटों की गिनती मुकम्मल हुई और वो पुलिस के हमराट रिटर्निंग अफसरान के दफातर की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में धुंध की वजह से वो सुबह 4:30 बजे तक अपनी मंजिल पर पहुंचे। ज्यादातर ने कहा कि उनके फोन्स की बैटरियां खत्म हो चुकी थी और इन्हें चार्ज नहीं कर सके। रिपोर्ट यह भी कह रही है कि प्रिजाइडिंग अफसरान वोटों की गिनती व्हाट्सएप के जरिए भेजने के पाबंद थे लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। रिपोर्ट के मुताबिक सवाल और जवाब के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान खौफ ज़दा और परेशान नजर आए, बहाने बनाते रहे। ट्रांसपोर्ट सड़क से उतर गई थी, गाड़ी सड़क से उतर गई थी, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था, ऐसी बात। इन तमाम बातों को देखते हुए रिटर्निंग अफसर ने लिखा कि बादियो नजर में नताइज में छेड़छाड़ की गई है और इन पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराई जाए। जो बात रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीरी तौर पर बयान की है यही बात मुस्लिम लीग नून कहती है। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह इल्जाम लगा चुके हैं कि हुकूमती ईमा पर इलेक्शन कमीशन के अमले को एक फार्म हाउस में ले जाकर नताइज तब्दील कराए गए।
ये बात भी अहम है कि जब पोलिंग अमला गायब हुआ उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा वोटिंग का मुतालबा किया, लेकिन अब नून लीग कहती है कि तमाम हल्के में दोबारा इंतखाबात कराए जाए। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि 23 पोलिंग स्टेशन के जो भी अब नतीजा आता है उसे फाइनल काउंट से अलहदा किया जाए। इन पोलिंग स्टेशंस के अंदर रीपोल का ऑर्डर दिया जाए ताकि शफाफियत के तकाजे पूरे हो सके। इमरान साहब कहते हैं मैंने कैंडिडेट को दरख्वास्त देने को कहा है 20 में रीपोलिंग करा लें। क्यों? मामा जी का बेड़ा है। अमले के गायब होने पर रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट बाकायदा एक चार्जशीट है। आखिर पोलिंग अमला कहां गायब रहा, इससे राबता क्यों ना हो सका? बयान देने के लिए 20 अफराद को बुलाया गया था, सिर्फ 14 क्यों पेश हुए? जो पेश हुए वो भी उस वक्त क्यों पेश ना हुए जिस वक्त इन्हें बुलाया गया था? इसी पर बात करेंगे तरीके से जनाब उस्मान डार साहब से। डार साहब शुक्रिया आपके वक्त का। डार साहब ये क्या है, मतलब एक बड़ा बदनज़मी तो है ही, लेकिन जो रिपोर्ट है, जो उसके मंदरजात है इस रिपोर्ट के, वो तो सीधी सीधी चार्जशीट है। अब मुझे ये बताएं, इस रिपोर्ट में ये तो चलो नहीं लिखा हुआ कि आपने सब कुछ किया है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक इसके बेनिफिशियरी आप हैं। रिपोर्ट में लिखा है बंदे गायब हो रहे हैं, अमला गायब हो रहा है। जब वो बरामद हो रहा है अमला और जो रिजल्ट वो लेकर आ रहा है उसमें आपका बंदा ऊपर जाए जा रहा है, बाकी हर कोई कम हो रहा है। ये 20-22 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट की छेड़छाड़ का मामला बहुत संगीन है सर। आपकी पार्टी क्या मौकफ रखती है इस पे? देखिए अली, आरओ की रिपोर्ट कहीं ये नहीं कह रही कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने आरओ को आके बयान दिया है कि हमें पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स उठा के ले गए, या हमें पुलिस ने अगवा कर लिया, या हमें रेंजर्स जो तैनात थी इलेक्शन में 400-500 के करीब रेंजर के जवान भी थे, उन्होंने सबूताज किया। ये सारा प्रोसेस जो है, देखिए ये अमला प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही अमला है। एंड ऑफ द डे जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए कमेटी बनाई गई है आरओ की रिपोर्ट की रोशनी में, वो बताएंगे जी ये नताइज जो हैं 20 पोलिंग स्टेशंस के यहाँ रीपोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये तो कह रही है कि मामला मशकूक है, आप कह रहे हैं सब फेयर है। रिपोर्ट कह रही है मामला मशकूक है। उसके एक नुक्ते में बड़ी जान है सर। जैसे कि ये देख लेना सर कि हर वो हल्का जिसका प्रेसिडिंग अफसर देर से पहुंचा, वहां पे असद मल्ली साहब हैं जो ऊपर जाते जा रहे हैं, मशकूक लगता है। फिर जनाब इनके नंबर बंद है, इनके फोन नंबर बंद है, सबके फोन नंबर बंद है। इनके साथ जो पुलिस थी उनकी वायरलेस तक बंद है, मतलब ये भी मशकूक। ये खाली अकेले तो आ नहीं रहे थे, पुलिस भी इनके साथ थी। फिर जनाब ये जो आ रहे हैं वहां पे तशरीफ ला रहे हैं, आरओ साहब ये कह रहे हैं कि इनकी जो एलिबाई थी, जो स्टोरी इन्होंने बनाई थी, वो बड़ी अजीबोगरीब थी, बेढंगी सी स्टोरी थी। तो कम से कम ये तो पीटीआई फिर माने कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं, यहाँ के जो नतीजे हैं वो है मशकूक। देखें इसीलिए अली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, मेरे लीडर ने कल रात जो ट्वीट किया, जो पैगाम दिया, देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ साफ और शफाफ इंतखाबात पे यकीन रखती है, और यही वजह हमने सेनेट में भी शो ऑफ हैंड्स और ओपन बैलेटिंग की बात की है। ये मेरे हाथ में सईदा नौशीन साहिबा का वो रिटन, उनके अपने हाथ से लिखा हुआ उनके सिग्नेचर मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, मियाँ जुवेल लतीफ़ साहब मौजूद थे आरओ ऑफिस में रात 1:30 बजे। ये उनकी तस्वीर हैं साथ में। ये खुद कहते हैं 337 पोलिंग स्टेशंस के नताइज पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये 2 से 2,500 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। 337 पोलिंग स्टेशंस पे 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मशकूक हैं। हम वहाँ री पोलिंग का मुतालबा करते हैं। यहाँ इनके दस्तखत सिग्नेचर मौजूद हैं सईदा नौशीन साहिबा के। आज मैं आपके प्रोग्राम में जो व्यूअर आपके सुन रहे हैं सवाल उठाता हूँ कि आज इस डॉक्यूमेंट से क्यों PMLN भाग रही है। अली, इनको यकीन ही नहीं था कि हम इन्हें 20 या 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोल के लिए कहेंगे आ जाएं, क्योंकि देखें क्रिकेटिंग हिस्ट्री में भी जब न्यूट्रल अंपायरिंग की बात की गई, वो मेरे लीडर, मेरे वजीर आजम, आपके वजीर आजम इमरान खान लेके आए। माजी में क्रिकेट के हवाले से भी यही कहा जाता था मैच फिक्स है। आज वो ये कह रहे हैं, मैं आप जरा मकसद समझिएगा सवाल का। सवाल सर ये है, डॉक्टर साहब सुनिएगा, कि ये जो 23 पोलिंग स्टेशंस हैं, इनका जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो इनको फॉर्म 45 मिला, जो ये कह रहे हैं नून लीग कह रही है हमारे फॉर्म 45 में ये रिजल्ट है, बाद में जो रिजल्ट आ रहा है प्रिजाइडिंग अफसर दे रहा है वो और है। जो और रिजल्ट आ रहा है बाद में, उसमें अजीब बात यह है कि उसके बेनिफिशियरी आप हैं। उसमें हो ये रहा है कि बाकी जितने भी 250-300 पोलिंग स्टेशन है, वहां का जो टर्न आउट है वो है 35 से 45%।
यहाँ पे जो 22-23 पोलिंग स्टेशंस है इनका रिजल्ट आ रहा है 80% 90%, और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बाकी जितने, अब समझिएगा, बाकी जितने कैंडिडेट हैं उनके वोट कम होते जा रहे हैं इन 22-23 पोलिंग स्टेशंस में, और सिर्फ असद मली साहब के बढ़ते जा रहे हैं। सर इसकी ये तो कमाल की बात नहीं है, ये गायब होते हैं उसके बाद जब ये सामने आते हैं तो फायदा आपको होता है। नहीं, देखें अली, टेक्निकली ये समझने की ज़रूरत है कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस में एक तो अली असद मली का अपना आबाई हलका है जिधर से वो कई दहाइयों से जीतते आ रहे हैं, फिर एक सिटिंग वजीर है PMLN-Q का जिसकी हमें सपोर्ट हासिल है, हमारे कोलिशन पार्टनर हैं, उनका हलका है। 3 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा 2018 का, 15 से 20 हज़ार वोट लिए, ये उनका हल्का है। और दूसरी एक और बात, कोई 80 या 90% एवरेज नहीं आ रही है, 65% वोट है, दूसरी तरफ 45% है इन 20 पोलिंग स्टेशंस में। सर आरओ साहब ने लिखा 70 स्टेशन ऐसे भी है जहां हम हारे भी। देखिए उसमें 26% भी है, 40% भी है, 80% भी है। अगर जब आप इनको इकट्ठा करते हैं तो वो तकरीबन 65% है। लेकिन देखिए ये कहना, और जो 337 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसमें भी कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ 77% कॉस्टिंग हुई है, नून लीग जीती है। ये कहना जहां नून लीग जीती है वहां धांधली नहीं हुई, जहां PTI जीत गई अली धांधली हो गई है। शहर के साथ वाला RO के ऑफिस के साथ वाला पोलिंग स्टेशन है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फॉर्म 45 हमें थमाया गया शुरू में, इनके गायब होने से पहले हम लीड में थे, और जब ये बाद में आते हैं सामने तो फिर लीड हमारी खत्म हो जाती है। एक बात देखें अली, ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है कि जो फॉर्म 45 PMLN ने जमा कराए हैं वो 2 नंबर है, ठीक है, उनके ऊपर अंगूठे सिग्नेचर सब कुछ मौजूद है कि नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता जो PMLN फॉर्म 45 लेके आई है वो उन्होंने खुद ही बना ली है, फेक भी हो सकते हैं। अभी तो ये फैसला परसों थर्सडे को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। अगर वो फॉर्म 45 ठीक है तो वो नौशीन साहिबा का नोटिफिकेशन कर देंगे। अगर वो फॉर्म 45 ठीक नहीं है या हमारी तरफ से कोई इशू है तो वो देखेंगे, रीपोल करते हैं अली असद मली का, PTI का हमारा नोटिफिकेशन करते हैं या नौशीन साहिबा का नोटिफिकेशन करते हैं। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है PMLN के कहने के ऊपर या मेरी विश लिस्ट पे या PMLN की विश लिस्ट पे इलेक्शन कमीशन ने फैसले नहीं करने, उन्होंने जो हक़ाइक़ उनके सामने आए उन पे फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक है डा साहब, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अगेन ये बात आप कह रहे हैं कि जनाब वो उनका हल्का है, मेरे सामने नंबर है, वक्त चूंकि कम है, एक नंबर एक हल्का जो है जिसका पोलिंग अमला गायब था वो 90 है, 92 है, एक है, 2 है, फिर 23 है, 24 है। ये इतना बिखरा हुआ हल्का कैसे हो सकता है, मतलब इतना बिखरा हुआ आबाई इलाका किसी का कैसे हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक ऐसी खबर जिससे दिल दहला कर रख दिया, एक माँ अपने बच्चों की जिंदगी खुद कैसे ले सकती है, इस पर बात करेंगे। ये वाकया लाहौर में पेश आया वक्फे के बाद। नाज़रीन, माँ जिंदा है लेकिन ममता मर रही है। अपने बच्चों को मुसीबतों और परेशानियों से बचाने वाली माँ खुद ही उनका गला घूंट रही है। कैसे मुमकिन है, मेरी समझ से बाहर है। माँ तो बच्चों को हर मुसीबत से बचाती है और वह तमाम मुसीबतें अपने सर ले लेती है। माँ खुद रात को गीले बिस्तर पर सो जाती है, अपने बच्चे के आराम को में मुखल नहीं होती है, अपने बच्चे के आराम में किसी किस्म का खलल बर्दाश्त नहीं करती। जो माँ अपने बच्चे पर को एक छोटी सी सुई चुभ जाने पर तड़प उठती है, कैसे वो माँ इस कदर सफाक हो सकती है कि खुद अपने हाथों से अपने बच्चों की जान ले ले, और वो भी एक मामूली से घरेलू झगड़े पर। गुर्बत और नफसियाती मसाइल के बायस सफाक औरत ने अपने ही 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये वाक़या है लाहौर के नवाई इलाके मांगा मंडी का, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया, और इसके जो हक़ाइक़ हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिल दहला देते हैं कसम से। दिलखराश वाक़े के बाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाली तंजीला बीबी ने अपने इस घिनौने फेल का एतराफ़ भी किया, इर्तिकाब कर लिया। उसने बताया कि किस तरह उसने सब कुछ किया। खातून ने पुलिस को जो बयान दिया ज़रा वो सुनिए आप नाज़रीन। खातून कहती है कि घरेलू नाचाकी थी, हम गुर्बत से तंग थे, इससे पहले भी हमारे झगड़े हुआ करते थे, लेकिन इसने किया क्या, एक झगड़ा हुआ, उस झगड़े के बाद शौहर से झगड़ा हुआ, उस झगड़े के बाद इससे अपने बच्चों का गला घूंटा। मैं एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, गला घूंटने से किसी की जान एकदम नहीं निकलती है। वो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि जो माँ मेरे पास आ रही है शायद मुझे प्यार करेगी,
शायद मेरे गाल को चूमेगी, मगर वो हाथ उसके गले तक जब गए, उस बच्चे ने तड़प तड़प के अपनी माँ की आंखों में कैसे देखा होगा। और फिर नाज़रीन उसने औरत ने किया ये कि उसने पेट्रोल छिड़क कर उस कमरे को ही आग लगा दी जहां पर उसने बच्चों की लाशें रखी हुई थी। आग पेट्रोल से लगी है। किसने लगाई पेट्रोल से? बच्चे खुद तो नहीं ना लगाई, किसने लगाई? मैंने लगाई थी आग, खुद जलने के लिए, अपने बच्चों को जलाने के लिए लगाई थी। मैं बदकिस्मत माँ हूँ, मैं बच गई हूँ, वो जल गई। झुलस कर जाँ बहक होने वाले दोनों बच्चों की उम्रें 3 और 2 साल के दरमियान है। उनकी शनाख्त 3 साला फैजान और 2 साला अब्दुल रहमान के नाम से हुई थी, जबकि एक बच्चा आजान खुशकिस्मती से जलने से बच गया। जिंदा बच जाने वाले बच्चे का कहना है कि भाई सो रहे थे तो मामा ने आग लगा दी, मैं भाई के साथ लेटा हुआ था, फिर बाहर भाग गया। मैंने आग जलाई थी, अच्छा मामा चाय बना रही थी, हाँ बेड के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ था, मम्मा ने आग बेड पे जलाई थी। बच्चों के दादा गुलाम रसूल की मुद्दईयत में तंजीला बीबी के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिर्फ तंजीला बीबी नामी खातून ही मां के नाम पर धब्बा नहीं, अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों के टुकड़े करने वाली, अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोंटने वाली कई खवातीन पहले भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। 2014 में भी लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गुर्बत की वजह से ही एक मां ने अपने 2 बच्चों का कत्ल कर दिया था। सिर्फ गुर्बत ही नहीं बल्कि जादू टोने की खातिर भी माओ के दरिंदा बनने के वाकयात सामने आ चुके हैं। 1.5 साल पहले 2019 में एक मां ने काले जादू के अमल के दौरान अपने 2 बच्चों को आग लगा दी। इसी तरह 2018 में एक जाली आमिल के कहने पर अकल की अंधी पत्थर दिल मां ने अपने नौमौलूद बेटी की जान ले ली। 2016 में एक मां ने अपनी बेटी को सिर्फ इस बात पर ज़िबा कर दिया क्योंकि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। सिर्फ 2 माह पहले इस्लामाबाद में एक मां ने चचा के पास जाने की जिद करने वाली 6 साला बच्ची की जान ले ली। लोहे की सलाखें गर्म करके लगाती रही हैं, लोहे के पाइप से मारा है, छुरियों से काटती रही है। और अभी 1.5 माह पहले कराची में भी एक संगदिल मां ने 6ठी मंजिल से 2 साला बच्ची को नीचे फेंकने के बाद खुदकुशी की नीयत से खुद भी छलांग लगा ली थी, लेकिन खुशकिस्मती से मां और बेटी दोनों ही बच गए थे। औरत ने अपने बच्चे को फेंका है, हम यकीन करें हमारे दिल जो है ना वो हलक में आ गए थे हमारे, हम इतनी जोर जोर से चीख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची अल्लाह ने मौजूदी तौर पे जिसे रखना होता है उसे खराज भी नहीं आई। मां के हाथों बच्चों के कत्ल के वाकयात की असल वजह घरेलू परेशानियां और नफ्सियाती मसाइल बन रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेंटल हेल्थ की 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ अफराद किसी न किसी संगीन नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला हैं, और अगर आम डिप्रेशन, मायूसी, परेशानी और दीगर मनफी नफ्सियाती कैफियत को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 5 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाती है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 34 अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर उज़्मा मसरूर साहिबा, आपका शुक्रिया, और आलिया सारिम बर्नी साहिबा, मारूफ समाजी कारकुन है, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, ये कौन सी मेंटल स्टेट होती है जिसमें एक माँ वो अपने बच्चे की जान लेने पर आ जाती है? इसको क्या पागलपन कहा जाता है या फिर ऐसा काम होश में रहकर किया जाता है? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक आपने जिस वाक़े को रेफरेंस बनाया और उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसमें मेरा ये सबमिशन होगा कि मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको देखना वक्त पे बहुत ज़रूरी होता है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें इंसान चला जाए और जाके इस तरह की हरकत पे मजबूर हो जाए। मेरा इसमें जो इनपुट होगा वो ये होगा कि देखें, एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें हिस्सा डाल रहे होते हैं। हमने बहुत दफ़ा इस बात पे बात की है कि जो समाजी हमारी परेशानियां होती हैं या स्ट्रेस होती है या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या वैसे सोसाइटी के और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनसे कभी इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है कि उनके साथ गुजारा करे और उसको कोई और ज़रिया भी नज़र नहीं आ रहा होता अपनी परेशानी को कम करने का। तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो सकता है कि दिमाग उस लेवल तक चला जाए। लेकिन पर्टिकुलरली ये वाला केस और इस तरह का जो केस है, ये थोड़ा सा इसमें हमें ये गौर करना पड़ेगा कि इंसान की जो नफ्सियाती कैफियत है उसको ज़रूर नज़र में रखें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम आम तौर पे कहते हैं कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो कोई बीमारी ज़रा जल्दी उस पर अटैक करेगी,
और वो उसमें से देर से निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जहनी तौर पे पहले ही कमज़ोर हैं या पहले ही किसी डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की कोई कंडीशन है, अब हमारी सोसाइटी में काफ़ी इस चीज़ का नाम होना शुरू हो गया, लोगों को समझ आ गई है। लेकिन इस तरह की कैफियत के साथ अगर आप लाइफ गुजार रहे हैं और उसके दौरान ही इस तरह का कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में आता है कि जिसकी आपको समझ नहीं आती कि इसको कैसे इसके साथ को करना चाहिए, तो बाज़ दफ़ा होता है ऐसा कि इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस तरह के वाक़यात का पेश आना। तो मैं ये समझती हूँ कि एक से ज़्यादा फैक्टर है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात उस बंदे की अपनी ज़हनी सेहत है, क्योंकि स्ट्रेसेस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं और आते जाते रहते हैं, लेकिन इस हद तक चले जाना कि अपना इतना कीमती रिश्ता, उसके बाद ज़हनी सेहत खराब थी, आपका झगड़ा हुआ अपने शौहर के साथ, ठीक, अगर आपको मारना ही है किसी को, अव्वल तो मैं इस बात की कभी भी इनकरेज नहीं करूंगा कि मार कुटाई या कैसा कुछ होना चाहिए, तशद्दुद को नहीं करना चाहिए, मगर अब मारना है तो मेरे शौहर को मारो ना भाई, आपका झगड़ा शौहर से हुआ है, अपने आप को मारो। ऐसा ही है, बच्चों को क्यों मार रहे हो? मुझे ये नफ्सियात समझ नहीं आई। जी जी, ये नफ्सियात इस तरह है जी कि जहां इंसान निकाल सकता है ना, एक्चुअली वहीं पे निकाल रहा होता है। आम तौर पे ये नफ्सियात है कि अगर आपको किसी जगह से कोई परेशानी मिल रही है और वहां पर आपका कोई रास्ता नहीं है कि उस परेशानी का इजहार कर सकें या अपना गुस्सा निकाल सकें या किसी तरह उस चीज़ का मदावा कर सकें, तो आप हमेशा कमज़ोर के ऊपर जाकर ये काम करते हैं। तो बच्चों को मारना, चूंकि ये केस थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम है, मैं आपको ये बताऊं कि सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें शायद रोज़ हो रही हैं, बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं। इसको हम ये कह के इनकरेज नहीं कर सकते कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या कोई और चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा किया। ये ज़हनी सेहत पहले से इंसान की मुतासिर होती है और हो सकता है कि वो झगड़ा हुआ हो या ना हुआ, क्योंकि कुछ कैफियत जो है ज़हन की उनको समझना ज़रूरी है। आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहिबा की, मैं एक बात अक्सर किया करता हूँ ऐसे वाक़यात पे कि हर दफ़ा मुझे लगता है दैट वी हैव हिट अ न्यू लो, लेकिन आज जो वाकया हुआ मुझे ऐसा लगता है कि हम एक और पस्सी में चले गए हैं बतौर माशरा, शायद उससे निकल पाए या ना निकल पाए। ये किस तरफ चले गए हैं हमने भाई का झगड़ा देखा, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, बाप के बेटे की लड़ाई, एक माँ मतलब वो जिसकी अल्लाह ताला ने कसमें खाई हुई है, उसकी मोहब्बत की खुद को तशबीह दी हुई है कि मैं माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो माँ कैसे मार सकती है अपने बच्चे को? बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैंने सुना है वो तो ये है कि लबों पे कभी इसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। ये कौन सी माँ है? ये किस तरह से खफा हो गई है और ये कौन सा एक ऐसा दौर चल पड़ा है। मैं जानती हूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ गया है, लेकिन ये किस्से हम पहले नहीं सुनते थे, या अगर सुनते तो एक किस्से पे पूरी कौम की जो है ना रूह फना हो जाती थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है, हम यकीन ही नहीं किया करते थे। लेकिन अब ना सिर्फ ये कि हम ये देख रहे हैं, तवातुर से देख रहे हैं और हमें बहुत तकलीफ के साथ इस बात पर यकीन भी करना पड़ रहा है। मैं माँ को जहाँ देखती हूँ, मैं उन माओं को देखती हूँ जो बच्चे को विलादत देने के लिए मौत के मुँह में चली जाती है, लेकिन उस बच्चे को पैदा करती हैं, डॉक्टर के समझाने के बावजूद उस बच्चे के वजूद को अपने वजूद से अलग नहीं करती हैं। मैं उन माओं को देखती हूँ कि जिनकी ज़िंदगी के बाद उनकी मौत हुई है, तो जिन्होंने तदफीन दी है, उन माओं की मुट्ठियाँ ऐसे भिजी हुई थी जैसे अल्लाह से इल्तिजा कर रही हूँ कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, अल्लाह मुझे कुछ मोहलत और दे दीजिए। मैं उन माओं को भी जानती हूँ जो खुदा न खास्ता किसी भी माशी तंगी की वजह से किसी गलत राह पर चल निकलती हैं, लेकिन अपने बच्चों को खिलाती हैं, पिलाती हैं और उन्हें सीधा रास्ता दिखाती हैं। ये कौन सी माएँ हैं जो बच्चों की जान ले ले? मैं उन माओं को भी जानती हूँ कि गुस्से की हालत में अपनी जान कभी देती हैं और कभी यही सोच के नहीं देती कि मैं ही दुनिया से उठ गई तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। ये कौन सी माँ है जिसने अपने बच्चों को खुद खत्म कर दिया? और इसमें मैं ये नहीं समझती कि माइंडसेट है, मैं समझती हूँ जूझू तहकीक होगी, ये केस हो या कोई भी केस हो। हमने देखा है कि एक अवामिल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती चली आएंगी और अल्लाह ताला करे कि जिस तरफ मेरा जहन जा रहा है वो चीज़ ना हो। मियाँ बीवी की लड़ाई होने के बाद जब बच्चों के ऊपर इस तरह से तशद्दुद होता है तो उसमें कुछ ऐसे अवामिल सामने आते हैं जो इंतहाई तकलीफ दे होते हैं। अल्लाह करे कि इस दफ़ा वो चीज़ें उस तरह से सामने ना आए और बच्चे बहुत आसान हदफ हैं। बाप का बस चलता है तो वो दरिया में फेंक देता है, माँ का बस अगर चला तो उसने ये कर दिया। मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत इस सिलसिले में क्या करेगी। हमारे ये जो बच्चे हैं, अगर माँ बाप इनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो क्या हुकूमत भी कोई फैसला लेगी? क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि कोई भी इदारा बच्चों को अपने पास नहीं रख सकता, कोई भी इंसान अपने पास नहीं रख सकता। ये माँ बाप का हक है कि वो अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, लेकिन अगर अपने पास रखने के बाद माँ बाप ये हाल करते हैं तो मैं समझती हूँ कि जो लोग एडॉप्शन करना चाहते हैं, गार्डियनशिप में लेना चाहते हैं, इन बच्चों को वहाँ उनकी तहवील में दिया जाना चाहिए। आपने बड़ी अहम नुकात उठाए और यकीन कीजिए आई वाज स्पीचलेस आलिया साहिबा।
और डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये इस माइंडसेट को जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये अभी डॉक्टर साहब आलिया साहबा ने एक जिक्र किया वाकई का, एक आदमी ने वो गालिबन ऐसी गुर्बत से तंग आके घर पे झगड़ा हुआ, उससे अपने बच्चों को ला जाकर दरिया में फेंक दिया। ये अभी हाल ही का वाकया है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं गुजरा इसको। ये जिस तरफ हम जा रहे हैं कि अपने से कमजोर पे अपना गुस्सा उतारेंगे, और कमजोर कौन? अपनी ही औलाद। कैसे रोका जा सकता है ऐसे वाकयात को? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी यही बात हो रही है कि अपने से कमज़ोर पे, और यकीनन सब लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये सिर्फ एक आध फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जैसे एंजाइटी डिप्रेशन की बात हुई तो बहुत कॉमन हो गए हैं ये वर्ड्स, अब हमें इनको बहुत रिपीट कर लिया है। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि जो हमारा जहन है, जिस तरह से अगर हमने अपने जहन की प्रॉपर परवरिश नहीं की हुई, हमारा जहन ठीक नहीं है, तो हम इस तरह के वाक़यात की तरफ जाते रहेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हम जहाँ तक रोकने की बात है तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को इस चीज़ से बावर करवाना चाहिए कि किस तरह की जहनी कैफियत किस तरह के रवैयों को जन्म दे सकती है, क्योंकि ये हमें हर लेवल पे, छोटों में, बड़ों में, ख़वातीन में, मर्दों में, शौहरों में और बीवियों में इस ख्याल को उजागर करना पड़ेगा कि क्या क्या रवैये ऐसे होते हैं जो बाद में जाके किसी ख़तरनाक उसमें वाक़े में तब्दील हो सकते हैं, जिसमें बाद में सिर्फ हम बैठकर अफसोस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों मौजूद खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने डिजिटल स्किल्स को किस तरह निखार सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं, हमारे साथ होंगे टेलीनॉर पाकिस्तान के CEO इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान वहाब खान साहब, CEO टेलीनॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। सर, अभी कोविड है, इसमें बहुत से लोगों ने की जॉब्स गई हैं, कारोबार ठप हुए हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। हम टेक्नोलॉजी को मदद में ला के किस तरह से इस सिचुएशन में इसको बेहतर बना सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं? एक दूसरा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टाफ के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए इस सिचुएशन में जबकि कोविड फैल गया, चीजें ठप होकर रह गई, आपने क्या डिफरेंट किया, क्या ऐसा किया जिससे आपके कस्टमर मुस्तफीद हो सके? जी, ये कोविड का जो क्राइसिस था जी, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक तो ऑब्वियसली किसी को भी इल्म नहीं था कि इतना बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है, तो कोई भी रेडी नहीं था। लेकिन जैसे ये सूरत हाल डेवलप हुई तो हमारा सबसे पहला फोकस ये था कि हम कैसे अपने 47 मिलियन कस्टमर्स को हम कनेक्टेड रख सकते हैं। उसके अलावा हमने एक स्पेशल फोकस ये किया कि जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन काफ़ी माइग्रेट भी हुई अर्बन से दही इलाकों की तरफ, हमने अपनी नेटवर्क कैपेसिटीज़ बढ़ाई क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर, और फिर सब्सिक्वेंटली आने वाले उसके बाद महीनों के अंदर ऑनलाइन लर्निंग और आपका सारा कारोबार और ऑफिस वाला उस तरफ शिफ्ट हुआ। तो हमने अपनी कैपेसिटीज़ वाले भी उस तरह से इन्हांस की ताकि हम अपने तमाम सारिफीन को सपोर्ट कर सकें। और उसके अलावा ख़ास तौर पर कोविड के अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन ये भी रही कि हम एक तो हमने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की, लेकिन जो चंद एक एरियाज थे जिसके अंदर मैंने ख़ास तौर पे फोकस किया, जिसके अंदर एजुकेशन एक शोबा जिसमें हम समझते हैं कि हमारा काफ़ी बड़ा किरदार रहा है कि कैसे हम ख़ास तौर पे बाज़ प्लेटफॉर्म्स या डिजी स्किल्स जिसके ऊपर हमने अपने सार्फिन को फ्री में डेटा एक्सेस प्रोवाइड की, फिर एप्लीकेशंस लेके आए ताकि उनको सहूलत प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक है तो सबसे पहले तो यही था कि हम अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ केयर पैकेजेस और कैसे उनको सबसे पहले तो ये था कि महफूज रखा जाए इस वबा से, और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ भी हमने मिलकर काम किया, उनको बहुत से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वगैरह दिया। सो एक ओवरऑल जैसे और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, हमारा भी किरदार काफ़ी एक्टिव रहा इस पूरे क्राइसिस के दौरान। Commendable. This is actually right thing to do. इरफान वहाब साहब, अब एक पाकिस्तान में हम अभी भी देखते हैं कि एक डिजिटल स्किल ब्रिज पाया जाता है, यानी कि एक यूँ कह लें कि उसको उर्दू में डिजिटल महारत की एक तकसीम पाई जाती है। कुछ लोगों को मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट, उसकी एप्स अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करना आती है और वो उससे काफ़ी अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं उससे। कुछ लोग ऐसे जिनको बिल्कुल नहीं पता होता। उस तकसीम को, उस डिवाइड को कम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या हिकमत अमली बनाई जाए?
जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमने ये देखा कि बहुत से शोबात में, क्योंकि अब कनेक्टिविटी या स्मार्टफोन्स जो हैं या इंटरनेट जो है, ये एक जस्ट लाइक ऑक्सीजन, जस्ट लाइक एयर टू फॉर एनीवन टू सर्वाइव। हमने बहुत से शोबात में और ये भी देखा हमने कि टेलीकॉम जो है ये एक सेक्टर नहीं है, बल्कि ये सेक्टर ऑफ सेक्टर्स है, जिसकी बेस के ऊपर आपकी ई हेल्थ चल रही है, ये ई कॉमर्स है, उसके अलावा एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है। ये सब जो शोबाजात हैं, जो सेक्टर्स हैं, इसके लिए ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक दो एग्जांपल्स अगर मैं देता जाऊँ, पाकिस्तान जो कि एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी तकरीबन 22% जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक से आती है, और तकरीबन 45% हमारी आबादी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। और जब हम देखते थे कि जी आप देहात में भी जाते हैं, इवन पसमानदा इलाकों में जाते हैं, लोगों के पास अब स्मार्टफोन आ रहे हैं, लेकिन वो उसको सही तरह से प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे थे। तो हमने खुशहाल ज़िम्मेदार के नाम से एक सर्विस मुतारफ़ कराई, जो कि बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सर्विस है, जिसमें आप मौसम का हाल आपको अपने इलाके का लोकलाइज मिल सकता है। उसके अलावा इजनास की कीमतें जो आपके इर्द गिर्द मंडियों हैं, उसमें आपको कहाँ पर आपको किस मंडी से बेहतर प्राइस मिल सकती है, और बहुत सी एडवोकेसी सर्विसेज ज़राअत से मुतालिक। और आज तकरीबन कोई 80 लाख किसान भाई इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंट रिसर्च के मुताबिक उनकी इनकम तकरीबन 15% बढ़ गई है। कि छोटी सी एग्जांपल है ये कि कैसे आप अपने शोबे में ज़राअत जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल शोबा गिना जाता है, उसके अंदर भी ये इनोवेशन पॉसिबल है। बाकी आपने स्किल सेट गैप का किया, तो ये टाइम के साथ साथ जैसे जैसे अब ये यूज़ केसेस हम लेके आएंगे, वैसे वैसे आगाही होएगी और लोगों को पता है कि कहाँ से उनको फ़ायदा और किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। एक और स्टडी में अगर आपको बताता जाऊँ कि तकरीबन 70% जो वैल्यू क्रिएशन होगी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होगी आने वाले सालों में। सो जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो इट्स ऑल अराउंड डिजिटल, बिकॉज वी ऑल नो कि इंटरनेट इज़ द ट्रू इक्वलाइज़र फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि कौमी एक सतह पे एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि हम कैसे अपनी आवाम को ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए तैयार कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे यूथ को जो कि बहुत मेहनत करना चाहते हैं और अपना चेंज करना चाहते हैं लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। वहाब साहब, when you talked about youth, तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ जो ज़हन में आती है वो आती है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स ख़ास तौर पे। अच्छा, इस वबा ने स्कूल्स को बहुत मुतासर किया है, ओवरऑल जो एकेडमिक एक्टिविटी थी वो इससे मुतासर हुई है। आप क्या समझते हैं कि इज देयर समथिंग न्यू फॉर देम टू लर्न कि वो इस, देखिए वो कहते हैं ना कि क्राइसिस इज नॉट अ पिट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन यूज इट। तो हम इसको यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तालीमी इदारे किस तरह सीख सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। वी हर्ड अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, अच्छी चीज है, इससे मजीद आगे बढ़ा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखें ये क्राइसिस ने भी एक चीज़ जो एटलीस्ट एक्सपोज की, मेरी और आपकी लाइफ टाइम में ट्रेडिशनली हम एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल से नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी अगेन इज़ द इक्वलाइजर एंड एनेबलर, और इससे हमें पूरी तरह, और बहुत सी इनोवेशन हो रही है। हम देख रहे हैं बहुत से स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, बहुत से एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस ने भी बहुत ज़्यादा अपना करिकुलम को अपग्रेड किया है, इनोवेशन किया है उसके अंदर। और जो मेंटल बैरियर्स थे कि जी आपको फिजिकली वहाँ पर मौजूद होना चाहिए एक तालीम हासिल करने के, वो बैरियर्स चले गए। इवन आपके टॉप क्लास ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना जो आजकल तो ज़्यादातर वैसे ऑनलाइन लेकिन हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं और डिस्टेंस लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हमें पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इस पे अब जरा आउटरीच पे बात करते हैं। एक मतलब ज़माना तो नहीं कह सकते उसको, आज से साल पहले की बात ही है। हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम स्कूल जाया करते थे, अब स्कूल हमारे घरों में आ रहे हैं, दैट्स ऑनलाइन क्लासेस। इस सूरत हाल को अगर हम दही इलाकों में ले जाना चाहें, क्योंकि हम अभी भी वहाँ देख रहे हैं कि वो अभी भी तालीम से दूर हैं, एक इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो अभी नहीं स्कूल जा सकते या स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक तालीम को पहुंचाने के लिए डिजिटलाइजेशन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो आई थिंक व्हाट वी नीड इज़ एक रोबस्ट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टेलीकॉम्स का, ये कम्युनिकेशन का, जो हम हाईवेज़ की जैसे हम बात करते हैं, मोटरवेज़ की बात करते हैं, ये इंफॉर्मेशन हाईवेज़ भी मुल्क के कोने कोने तक ले जाने की ज़रूरत है। उस पर बहुत सा काम हो रहा है, लेकिन आई थिंक हमें बहुत मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है इसमें। अगर मैं टेलीनॉर की बात करूँ तो हम लोग काफ़ी एग्रेसिवली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। उसके अलावा USF के प्रोग्राम्स हैं जो कि इवन रिमोट एरिया
एरियाज़ के अंदर इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कोहिस्तान हो गया, चित्राल हो गया, इंटीरियर सिंध में हो गया, बलूचिस्तान के एरियाज़ हो गए, जहाँ पर हम ये नेटवर्क लेके जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर एक नेशनल डिजिटल एमरजेंसी की ज़रूरत है, ताकि सब स्टेक होल्डर समझ सकें कि कितनी बड़ी और बेसिक ज़रूरत है हमें मिल के एज अ नेशन इस पर काम करना। और उसके बाद फिर जो हमारे पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि देहात में ज़्यादातर वो हैं या जो NGOs काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल के हम अपनी कौमी ज़बान में अपनी कल्चर के मुताबिक जो नसाब है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से बैरियर्स हैं, बहुत से टैबूज़ हैं जो हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। लेकिन इंशाल्लाह एक कम अज़ कम इस पेंडेमिक ने ये चीज़ तो वाज़ेह कर दी है कि इसके अलावा चारा नहीं है कि वी नीड टू गो डिजिटल। ठीक, ये एक अच्छी चीज़ है और वाकई इस पर जो है वो हमने काम करना है, और बहुत काबिल सताइश बात है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस पर पहले से काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वहाब साहब, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम भी नाज़रीन यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।